नमस्कार दोस्तों, मैं बीजू मिश्रा आपको 9th की अभी एनसीईआरटी का साइंस लेके चल रहा हूं। पार्ट 1 हमारे आसपास के पदार्थ, इसका पार्ट 4 ये है। पार्ट 3 मैंने डाल दिया है, अपलोड कर दिया है। जो लोग पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं वो तीनों वीडियो देख ले, उसी पर आधारित यह है, ठीक है। क्योंकि पहले वाले वीडियो में मैंने हर चीज को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्वथनांक यानी कि जिस ताप पर द्रव उबलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। द्रव को गर्म करने पर, जैसे ही कोई भी द्रव को गर्म करेंगे, उसका वाष्प दाब, द्रव का जो वाष्प दाब है वह बढ़ने लगता है। जब द्रव का वाष्प दाब बढ़कर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जब द्रव का वाष्प दाब बढ़कर वायुमंडलीय दाब के बराबर, यहां मैंने लिखा है द्रव का वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तब द्रव उबलने लगता है। समझ में आ गया? यानी यहां से एक क्वेश्चन निकल कर आया कि द्रव कब उबलता है, कौन सा कंडीशन होना चाहिए। तो द्रव तभी उबलता है जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। ऑप्शन में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया, ऑप्शन में दे दिया कि बताइए द्रव का उबलना किन परिस्थितियों में संभव है। पहला ऑप्शन, द्रव का वाष्प दाब ज्यादा है वायुमंडलीय दाब से। दूसरा, द्रव का वाष्प दाब, द्रव मतलब लिक्विड, लिक्विड का वेपर प्रेशर, ठीक है, कम है वायुमंडलीय दाब से। वायुमंडलीय दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं हल्का फुल्का कि इंग्लिश आपको बता सकूं। तीसरा ऑप्शन दे देगा द्रव का वाष्प दाब बराबर है वायुमंडलीय दाब के। तो आप कौन सा लगाएंगे? आप वहां पे यही लगा कर आएंगे कि द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तभी द्रव उबलना प्रारंभ करता है। और जिस ताप पर यह द्रव उबलना प्रारंभ करता है उसी ताप को क्वथनांक कहते हैं। तो आगे मैंने लिखा है कि जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। और यह उबलने की जो प्रक्रिया है, यह जितनी प्रक्रिया हुई है, इसी प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं या उबलना कहलाती है यही प्रक्रिया। समझ में आ गया? मैंने क्या बताया कि जब किसी भी द्रव को गर्म करते हैं तो द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब द्रव उबलना प्रारंभ करता है। और जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उसी ताप को क्वथनांक कहते हैं। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। समझ में आ गया? क्वथनांक तो हम लोगों ने देख लिया, अब क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। द्रव का क्वथनांक जो होता है, उबलने वाला ताप, वह वायुमंडल के दाब पर निर्भर करता है। समझ में आ गया? अब आप बोलेंगे कैसे निर्भर करता है भाई? जैसे ही वायुमंडल का दाब बढ़ेगा द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है जब वायुमंडलीय दाब बढ़ाया जाए तो द्रव के क्वथनांक पर क्या फर्क पड़ता है, यह भी बढ़ जाता है। और वायुमंडलीय दाब जैसे ही घटाया जाए द्रव का क्वथनांक घट जाता है। अब आपके मन में बहुत सारे बच्चे ये भी होंगे कि इसको थोड़ा अच्छे से समझाइए कि ताकि हरदम के लिए याद रहे। आइए थोड़ा हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने बताया कि जब हम लोग जल लेते हैं, ठीक है, और जल लेकर जब इसको गर्म करते हैं तो जो जल का वाष्प दाब है, जो जल का वाष्प दाब है, जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, ठीक है, ये मैंने लिखा है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, और ये जल का वाष्प दाब। समझ में आ गया? वाष्प दाब जब यह दोनों बराबर होता है तभी यह उबलना प्रारंभ करेगा, ठीक है। मान लीजिए वायुमंडलीय दाब मैंने बढ़ाया तो इसको बराबर करने के लिए यह भी बढ़ना चाहिए, इसका भी, और इसको बढ़ने के लिए और ज्यादा ताप की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा ताप की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? यही कारण होता है। अब
क्या होता है जब अशुद्धि मिलाई जाए कोई भी चीज में, तो कोई भी पदार्थ में जब अशुद्धि मिलाई जाती है तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ठीक है, अशुद्धि जैसे ही मिलाई जाएगी क्वथनांक बढ़ जाएगा। जैसे अगर बर्फ में नमक मिला दिया जाए तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अब ज्यादा ताप पर वह गलेगा। समझ में आ गया? अब आइए देखते हैं। इसीलिए ज्यादा ताप पर गलेगा, इसीलिए हम लोग आइसक्रीम में थोड़ा नमक मिलाते हैं कि ताकि बर्फ की अपेक्षा थोड़ा देर से गले। ये ना हो कि हाथ में लिए और उसी टाइम पिघल गया। समझ में आया? यानी कि अशुद्धि मिलाते हैं तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है। समझ में आ गया? गुप्त ऊष्मा होती है कि जब कोई भी पदार्थ को गर्म करते हैं, कोई भी पदार्थ को जब गर्म करते हैं और दूसरी अवस्था में लाते हैं गर्म करके, जैसे ठोस से द्रव में ला रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी पदार्थ को जब गर्म करके दूसरी अवस्था में लाते हैं तो द्रवणांक जो होता है, यानी गलने वाला जो ताप होता है, द्रवणांक पर आकर तापमान नहीं बढ़ता है। मतलब द्रवणांक पर जैसे ही तापमान बढ़ा, इसके आगे अब तापमान नहीं बढ़ेगा। समझ में आ गया? तो सबसे पहले मन में क्वेश्चन आएगा कि मैंने जो बाहर से एनर्जी दिया है, बाहर से ताप दिया है, जैसे आग तो मैं दे रहा हूं यहां पे, लेकिन फिर भी थर्मामीटर या किसी की सहायता से देख रहा हूं कि तापमान तो बढ़ ही नहीं रहा है जब तक यह द्रव में ना बदल जाए। यानी कि मैं जो ताप दे रहा हूं वह ताप जा कहां रहा है, यह क्वेश्चन मन में आएगा। ताप गया कहां? समझ में आ गया? तो यह जो ताप है यह पदार्थ की अवस्था बदलने में उपयोग हो जाता है। समझ में आ गया? जैसे ठोस से द्रव में बदलने में उपयोग हो गया, पदार्थ की अवस्था बदलने में उपयोग हो गया। और इसी छुपी हुई ऊष्मा को, यह ऊष्मा हमें दिख नहीं रही है क्योंकि थर्मामीटर की सहायता से जब हम देखेंगे तो देखेंगे जितना ताप द्रवणांक का है उतने से ज्यादा हो ही नहीं रहा है जब तक पूरी तरह से द्रव में ना बदल जाए। यानी कि जो ऊष्मा हम दे रहे हैं और वह छुप जा रही है, उसी छुपी हुई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहां मैंने परिभाषा लिख दिया है, जो बच्चे परिभाषा देखना चाहते हैं देख ले। और परिभाषा मैंने अपने ही भाषा में लिखा हुआ है, किताबी भाषा में नहीं, ताकि बच्चे अच्छे समझ पाए। कोई भी पदार्थ को जब गर्म करके दूसरी अवस्था में लाते हैं तो द्रवणांक पर आकर तापमान नहीं बढ़ता है, बाहर से दिया गया ताप पदार्थ की अवस्था बदलने में लग जाती है। इसी छुपी हुई ऊष्मा को, जो हमें दिखती नहीं है, को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। समझ में आ गया? अब बर्फ की द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा मतलब, द्रवण मतलब गलना, ठीक है, और द्रवणांक मतलब गलने वाला अंक, यानी कि गलने वाला ताप। समझ में आ गया? तो बर्फ के द्रवण की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह कितनी होती है? तो बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है यह क्वेश्चन कि बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। 80 कैलोरी पर ग्राम। इसको जूल पर केजी में भी याद किया जा सकता है। 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। समझ में आ गया? या अगर मैं इस यहां ग्राम है, केजी को ग्राम में बदलूं तो क्या करूंगा? 1000 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा नीचे। जैसे 1000 से डिवाइड करूंगा नीचे तो क्या होगा कि 3.34 इंटू 72 जूल पर ग्राम होता है। तो आप बर्फ की द्रवण की गुप्त ऊष्मा यह याद कर सकते हैं कि बर्फ की द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, या तो 80 कैलोरी पर ग्राम या 334.72 जूल पर ग्राम। समझ में आ गया? अब किसी किसी बच्चों के मन में आएगा कि 1 कैलोरी जब यहां जूल में बदला, क्योंकि ग्राम ग्राम इक्वल है, तो कैलोरी जब जूल में यहां बदला तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो हाँ, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। क्या मैंने बोला? 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। ठीक है, इसको 4.2 जूल भी कहा जाता है लगभग। समझ में आ गया? यहां मैंने लिख दिया है कि जो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। यह आपको याद हो गया कि बर्फ की द्रवण की गुप्त ऊष्मा कोई भी पूछे आप बता सकते हैं 80 कैलोरी पर ग्राम या 334.72 जूल पर ग्राम। अब यहां देखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ और जल दोनों एक साथ रहते हैं। क्वेश्चन तो आपके मन में आएगा कि आपने बताया कि जब तक
पूरी तरह से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में नहीं बदलता है, द्रवणांक नहीं बदलता है। यानी कि बर्फ का द्रवणांक होता है वह कितना होता है? बर्फ का द्रवणांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आ गया? तो जब बर्फ का द्रवणांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही यह गलना प्रारंभ करता है। समझ में आ गया? यानी कि यह बर्फ है, इसका भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, और यह द्रव में बदल गया, इसका भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए कि बर्फ में ज्यादा ऊष्मा है कि द्रव में? समझ में आ गया? तो द्रव में ज्यादा ऊष्मा होगी। अगर यही द्रव से गैस में बदली जाती तो किस में ज्यादा ऊष्मा होगी? गैस में होगी। क्यों? क्योंकि ये जो गुप्त ऊष्मा है, जो छुपी हुई ऊष्मा है, बर्फ से द्रव के रूप में ट्रांसफर हो गई, और जैसे ही बर्फ से द्रव के रूप में परिवर्तित हुई छुपी हुई ऊष्मा, तो क्या हुआ यहाँ पे कि द्रव का गुप्त ऊष्मा ज्यादा हो गया, और द्रव से जैसे ही गैस में गया तो क्या हुआ कि गैस की गुप्त ऊष्मा ज्यादा हो गई। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि अवस्था परिवर्तन के फलस्वरूप बर्फ से जब द्रव बदल रहा है, यानी ठोस से द्रव में, तो गुप्त ऊष्मा इसकी क्या होती है? ज्यादा हो जाती है, और द्रव से गैस में जाने पर गैस की गुप्त ऊष्मा ज्यादा हो जाती है। इसी के कारण क्या होता है कि जब हम अगर जलता हुआ पानी और जलती हुई भाप दोनों के सामने आए तो भाप से हमें ज्यादा जलन होती है। समझ में आ गया? क्योंकि इसमें गुप्त ऊष्मा ज्यादा हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा है कि प्रक्षुब्ध ऊष्मा। प्रक्षुब्ध ऊष्मा क्या है? तो प्रक्षुब्ध ऊष्मा कुछ नहीं है, वह वही ऊष्मा है जो हम ताप देकर उसको गर्म करते हैं और वह बदल जाती है। जैसे ये परिभाषा लिखा है तब समझ में आएगा कि ठोस को उसके गलनांक पर, गलने वाला अंक इसी को द्रवणांक कहते हैं, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कुछ ना कुछ ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी जब ठोस से द्रव में बदलेंगे तो जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रक्षुब्ध ऊष्मा कहते हैं। संगलन मतलब गलन की, प्रक्षुब्ध ऊष्मा कहते हैं। समझ में आ गया? यानी मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जब हम यह ठोस मैंने लिया है, ठोस, और ठोस से यह जा रहा है द्रव में, ठोस से द्रव में जब जा रहा है तो इसको जब हम लोग आग देते हैं, इसको जब हम लोग आग देते हैं, समझ में आ गया? जब आग दिए तो जैसे ही आग दिए तो जो हम ऊष्मा दे रहे हैं, जो ऊष्मा दे रहे हैं उसी को प्रक्षुब्ध ऊष्मा कहते हैं। जो ऊष्मा दे रहे हैं, जिस ऊष्मा की वजह से यह ठोस से द्रव में बदल गया, इसे प्रक्षुब्ध ऊष्मा कहते हैं। समझ में आ गया? मैंने वही चीज यहां लिख दिया है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा, ताकि पुनः आपको रिवीजन हो जाए कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम या 334.72 जूल पर ग्राम होता है। अब आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं अब गैस के बारे में। यहां तक तो हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा, हम लोग बहुत अच्छे से कवर करते चल रहे हैं ताकि एक भी पॉइंट ना छूटे। पूरा एनसीईआरटी कवर हो रहा है और मैं साइड बुक भी लेके चल रहा हूं ताकि आप 9th के कोई भी बच्चे हो या कंपटीशन के कोई भी बच्चे हो, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना आए। मैं इससे दिखाऊंगा आपको कि मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा क्लियर है, आप खुद समझ सकते हैं। आइए पढ़ते हैं गैस। गैस में सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि गैस का अंतरा अणुक आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। समझ में आ गया? बहुत वीक होता है, बहुत कमजोर होता है, क्योंकि वह दूर दूर रहते हैं, उनमें बल ज्यादा नहीं लग पाता है, इसलिए इनका अंतरा अणुक बल जो होता है कमजोर होता है। तो आपके मन में आ गया होगा कि तब तो बहुत दूर दूर रहते हैं, यानी कि उनमें स्थान ज्यादा होता है। हाँ, अंतरा अणुक स्थान जो होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बोल सकते हैं इसको, बहुत अधिक होता है गैस में। समझ में आ गया? तो अब पहला पॉइंट आप याद कर लीजिए कि गैस का अंतरा अणुक बल बहुत कमजोर होता है और अंतरा अणुक स्थान बहुत अधिक होता है। चलिए, आकृति और आयतन अनिश्चित होती है। तो आकृति और आयतन क्या होता है? अनिश्चित होती है। मैंने क्या बताया था? ठोस में बताया था कि आकृति और आयतन निश्चित होता है दोनों। द्रव में बताया था कि आकृति बदलती रहती है लेकिन आयतन निश्चित रहता है। अब गैस में मैंने बताया कि आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित। मतलब मैं देख रहा हूं कि गैस की आकृति जो है एक समान नहीं रह रही है।
समझ में आ गया। मैं अगर पूरे यह कमरा में, जिस कमरे में मैं बैठा हुआ हूं, पूरे कमरे का गैस अगर लेके किसी सिलेंडर वाले गैस में भरूं तो वो सिलेंडर का आकार का हो जाएगा, यानी कि आकृति बदल रही है और आयतन भी बदल रहा है। अगर पूरे कमरे का पूरे कमरे का गैस का आयतन देखा जाए तो गैस पूरे कमरे में फैला हुआ है, यानी कि पूरा कमरा भरा हुआ है गैस से, तो कमरे का आयतन यहां ज्यादा है। जैसे ही हम लोग इस कमरे के आयतन को या कमरे के गैस के आयतन को हम एक सिलेंडर में भरेंगे तो क्या होता है कि इसका आयतन कम हो जाता है। समझ में आ गया। यानी आकृति और आयतन दोनों बदलता है, यानी अनिश्चित होता है। तीसरा पॉइंट, ठोस और द्रव की तुलना में गैसों का घनत्व जो होता है निम्न होता है। समझ में आ गया। घनत्व मैंने बताया था कि जो जितना जिसके अणु पास पास रहेंगे उसको ज्यादा घनत्व होता है, तो गैसों का घनत्व क्या हो जाएगा, निम्न हो जाता है, कम होता है ठोस और द्रव की तुलना में। चौथा पॉइंट, द्रवणांक और क्वथनांक जो होता है, मतलब गलने वाला ताप और उबलने वाला ताप जो होता है ठोस और द्रव से की तुलना में कम ही होता है। समझ में आ गया। जल्दी यह गल जाएगा, जल्दी यह उबल जाएगा, गैस उस करेंगे तो कुछ भी, तो यह तुलना में कम होता है इसका दोनों। यह संपीड्य होते हैं। संपीड्य मतलब क्या बोलता है, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो संपीड्य होते हैं यह, समझ में आ गया। इसको दबाया जा सकता है, जैसे पूरे कमरे का मैंने बताया कि जो पूरे कमरे का गैस का आयतन है इसको दबाकर एक बोतल में रखा जा सकता है। समझ में आए, यानी कि यह दबता है, संपीड्य होता है। अब आपके मन में आ गया कि गैस का विसरण जो होता है वह एक दूसरे में तो हो जाता है, लेकिन मैंने इसलिए यह पॉइंट लिखा है कि इसमें एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, कि मुझे लगा कि आप लोगों को जरूर बताना चाहिए, ताकि यह छोटा छोटा पॉइंट जो है ना कंफ्यूजन का कारण ना बने। जैसे मैं बहुत लड़कों से पूछ देता हूं, अगर कि स्टूडेंट से पूछ कर देखा हूं मैंने कि गैस का विसरण बताइए क्या होगा, थोड़ा सा बस ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन में कि अगर गैस का घनत्व में अंतर हो जाए, जैसे दो गैस ले लिया जाए, ठीक है। मैंने बोला कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, मैंने बोल दिया कि अगर ऑक्सीजन का घनत्व ज्यादा है, मैं अपनी तरफ से ऑक्सीजन का घनत्व ज्यादा ले रहा हूं और हाइड्रोजन कम है, तो बताइए कि यह एक दूसरे में विसरण की प्रकृति कब होगी, जब ऑक्सीजन का घनत्व ज्यादा होगा या हाइड्रोजन का कम। दूसरा ऑप्शन, ऑक्सीजन का कम होगा हाइड्रोजन का ज्यादा, या तीसरा ऑप्शन, किसी भी घनत्व पर यह मिल जाएंगे, या चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वह कंफ्यूज हो जाते हैं और बोल देते हैं कि घनत्व में अंतर होगा तो वह विसरण नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप यह क्लियर करके चले कि घनत्व में अंतर होते हुए भी गैस परस्पर मिल जाते हैं, उन्हीं प्रक्रिया को गैस का विसरण कहते हैं। गैस का संघनन क्या है? गैस का संघनन मतलब बोला मैंने कि जैसे ठोस से मान लीजिए मैंने द्रव में बदला, तो द्रव को ठंडा करके फिर ठोस में बदलना संघनन कहलाता है। जैसे मैंने द्रव को अगर गैस में बदला तो फिर गैस को ठंडा करके द्रव में बदलते, यानी कि आप देख रहे हैं कि संघनन की क्रिया में क्या होता है, ताप ठंडा करके ही संघनन किया जाता है। समझ में आ गया। तो गैसीय रूप से द्रव में परिवर्तन गैस का संघनन हो जाएगा, कि इसको ठंडा करके द्रव में बदल दिया गया, तो यह गैस का संघनन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसी को संघनन बोलते हैं। प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है, प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है, जिस ताप से अधिक ताप पर गैस संघनित हो ही नहीं सकती। मतलब कि जैसे मैंने बताया ना कि ठंडा करके किया जा सकता है, मान लीजिए कि एक अधिक ताप है, इससे कम ही ताप रहेगा तभी यह संघनन होगा। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होती है, जिस ताप से अधिक ताप पर गैस संघनित हो ही नहीं सकती, चाहे उसका दाब कितना भी अधिक क्यों ना हो। इसी ताप को गैस का क्रांतिक ताप कहते हैं। समझ में? जैसे मैं बताया कि मान लीजिए कि गैस को, मान लीजिए मैं नहीं जानता कितना पे ये संघनित होता है, गैस को द्रव में बदलना है। समझ में आ गया? संघनन करवाना है तो एक फिक्स टेम्परेचर होगा, मान लीजिए x डिग्री है सेल्सियस, कुछ भी मान सकते हैं, जो भी इसका होगा फिक्स, तो x डिग्री सेल्सियस होगा। अब x डिग्री सेल्सियस से कम ताप ही होगा, कम ताप करेंगे तभी यह संघनन होगा। समझ में आ गया?
इससे अधिक ताप करने पर संघनन नहीं होगा। यानी कि किसी भी प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है, जिससे अधिक ताप पर यह संघनन नहीं होगा, इससे कम ताप पर ही संघनन होगा। और इसी ताप को जो फिक्स हो गया कि इससे कम करेंगे तभी होगा, कम करेंगे तभी संघनन होगा, इसी फिक्स ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। समझ में आ गया? क्रांतिक ताप मतलब कि जो एक यहाँ पे बीच का भाग है वो हो गया कि यहां से कम करेंगे तभी होगा, यहां से अधिक करेंगे तो नहीं होगा। देखे कि यह बीच का पॉइंट हो गया, इसी को क्रांतिक ताप कहते हैं। तो आप परिभाषा फिर से मैं रिपीट करवा दूं कि प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है, जिस ताप से अधिक ताप पर गैस संघनित हो ही नहीं सकती, चाहे उसका दाब कितना ही अधिक क्यों न बढ़ा दी जाए, दाब कितना ही अधिक बढ़ाया जाए। इस ताप को गैस का क्रांतिक ताप कहते हैं। समझ में आ गया होगा? चलिए कुछ पॉइंट और है यहाँ पे देख लेते हैं कि गैस का दाब, गैसों का दाब क्या होता है। तो मैंने गैसों का दाब होता है कि जैसे कोई भी चीज, हमारे बॉडी पर भी गैस का दाब लग रहा है। समझ में आ गया? किसी बर्तन पर भी लग रहा है, तो कोई भी चीज पर गैस का दाब लगता है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि जैसे बर्तन है, बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल, जैसे यहाँ एक बर्तन है, समझ में आ गया? तो ये जैसे ही बर्तन है तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर देखिए, हर इकाई क्षेत्रफल, ये इकाई क्षेत्रफल पर यहां दाब लग रहा है, ये इकाई क्षेत्रफल पे यहां लग रहा है, ये इकाई क्षेत्रफल पे यहां लग रहा है, तो हर इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा जो बल लगता है, इसी को गैस का दाब कहते हैं, यही दाब कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो गया कि किसी बर्तन के दीवार या किसी पदार्थ के दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा जो आरोपित बल होता है, उसे गैस का दाब कहते हैं। यानी मैंने यहां लिखा कि वायु का दाब ही वायुमंडलीय दाब। अब मैं कहीं बोलूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, तो आप समझ जाए ना कि वायु का जो दाब है उसी को बोला जा रहा है। समुद्र तल पर, ठीक है, समुद्र तल पर जाकर वायु का दाब अगर देखा जाए तो एक वायुमंडल कहलाता है। समझ में आ गया? अब इसी एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना पास्कल? 1.01 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, और यह पास्कल क्या है? दाब की इकाई है। समझ में आ गया ना? दाब की एसआई इकाई, एसआई यूनिट बोल सकते हैं पास्कल। समझ में आ गया? दाब की इकाई है पास्कल। मैं जो जो पॉइंट बता रहा हूं उसको आपको याद करके चलना है, ये नहीं कि छोड़ के चलना है। आप ये मत समझिएगा कि ये पॉइंट जो है एक्स्ट्रा बता रहा है या इसको छोड़ देंगे तो हो जाएगा, नहीं। एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? और मेरे द्वारा बताया गया कि हर पॉइंट अगर आप कवर करेंगे तो यकीन मानिए मैं एनसीईआरटी साइंस बहुत अच्छे से कंप्लीट करूंगा। इतना ही नहीं, अगर कोई कंपटीशन का बच्चा देख रहा हो तो इतनी मैं गारंटी देता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए साइंस से, एनसीईआरटी साइंस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। यानी कहने का मतलब है कि मैं हर चीज कवर करके चल रहा हूं, ताकि 9th के जो बच्चे हैं मेरे से पढ़ ले, उनको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। समझ में आ गया? चलिए दोस्तों, अगला पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे और कल अच्छे से तीनों मिलाकर देखेंगे कि ठोस और द्रव, ठोस से द्रव में कैसे बदलाया जा सकता है, द्रव से पुनः ठोस में कैसे आएंगे। तो तीनों को मिलाकर उसमें अंतर देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे कि 1-2 वीडियो में यह चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। मुझे अनुमान है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि मैं समझ पाऊं कि मैं गलती कहां कर रहा हूं। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। और मैं क्या करूंगा कि यह चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इस प्रकार यह चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आपने इतना सुनहरा टाइम मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं ऐसे ही पूरी एनसीईआरटी कवर कराऊंगा, चाहे साइंस हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, बहुत जल्द कवर कराऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद।